नमस्कार। कहिए। मतलब आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 2 जून को आपका बर्थडे था और अपने मतलब ज़िंदगी की आप 75th मतलब प्लैटिनम जुबली में आपने प्रवेश किया है। कैसा लगता है, मतलब क्या कुछ पीछे देखते हैं तो लाइफ में और करियर में क्या लगता है आपको? क्या लगना है? अच्छा लगता है। 75 साल मैंने काम ही किया है, बैठा नहीं रहा, हमेशा काम ही करता रहा। ये कर्म जीवन है मेरा और हमेशा खुश रहता हूँ काम करके। काम नहीं करने से तकलीफ होती है। और वैसे हमारी लाइफ में लिखा ही हुआ है 3 शिफ्ट डे करता रहा हूँ मैं। और अभी जा कर के सीरियल करता हूँ जब, जो कि डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी करना पड़ा, वागले की दुनिया है इसलिए। क्योंकि वागले किया हुआ है लोगों के लिए, लोगों की पसंद के लिए, मुझे फिर से करना पड़ा अपने प्रोड्यूसर JD मजीठिया के लिए और आतिश कपाड़िया। तो कर रहा हूँ और अच्छा ही है। आई एम एंजॉइंग वट एवर आई एम डूइंग। और 75 साल में मैंने सिर्फ काम किया सिनेमा, थिएटर, बैंकिंग, गृहस्थी, पूजा पाठ, हर तरह का काम किया है। हिप्टा थिएटर, थिएटर में मेरा सबसे ज़्यादा समय गया है। 54 साल से ऊपर हो गया है थिएटर। खुशी की बात यह है कि मुझे, हमारे रिकॉर्ड में यह है कि विदाउट ब्रेक, कहीं ब्रेक नहीं हुआ थिएटर जब से शुरू किया 21 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक लगातार थिएटर कर रहा हूँ। 21 साल की उम्र से शुरू किया था। कलकत्ते से बम्बई आने में शिफ्टिंग में भी देर नहीं हुई। जितना गैप यहाँ होता है उतना ही गैप मिला और यहाँ शुरू हो गया। फिर इप्टा के साथ थिएटर करता रहा और आज भी करता हूँ। और साथ साथ में सोशल वर्क भी करता रहता हूँ। ऑल इंडिया इप्टा का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इप्टा के और शाखाओं में जब जाने के लिए कहा जाता है मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ कभी कभी पहुँच जाता हूँ, हमेशा नहीं जा पाता। और इप्टा बम्बई का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और साथ में इप्टा बम्बई में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। कितने जब से आया हूँ तब से लगातार हर प्ले में ही हूँ मैं। नया जनरेशन, 3 जनरेशन चेंज हो गया। नए जनरेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ। दृष्टिदान में सब नए बच्चे हैं। इवन शतरंज के मोहरे जो PL देश पांडे का मैं पहले करता था, पहले अंगद साहब करते थे, वो रोल मुझे मिला। और उसके बाद नए ज़माने में जो हमारी बेटी खुद गीता का रोल कर रही है अभी, एक ज़माने में सुलभा आर्या जी करती थी, उसके बाद कोई और करता था। इस तरह से चेंज होता गया। लेकिन नए जनरेशन के साथ भी, नए मीडिया के साथ काम करता रहा। अभी पहले थिएटर, ऑल इंडिया रेडियो करता रहा, फिर थिएटर करता रहा। कलकत्ते से थिएटर करते करते बम्बई का थिएटर करने लगा। बम्बई का थिएटर करते करते टेलीविज़न, सिनेमा आ गया। सिनेमा के बाद टेलीविज़न का ज़माना आया। जब से शुरुआत हुई तो टेलीविज़न के हर प्रोग्राम में करीब करीब आने लगा। मौका मिला ऐसा, अच्छे डायरेक्टर मिलते रहे, कुंदन शाह जैसे डायरेक्टर मिले। सिनेमा में राजकुमार संतोषी मिल गए। और भी कलकत्ते के कुछ डायरेक्टरों के साथ काम किया, संदीप राय के साथ काम किया, गौतम घोष के साथ काम किया, राजा सेन के साथ काम किया। तो मीरा नायर के साथ अंग्रेज़ी फिल्में की हमने इसी बीच में। फिर राजनीति मोरू और DK कृष्णन के साथ भी एक इंग्लिश फिल्म की जाकर अमेरिका में, USA में। और तेलुगु फिल्म भी एक की मैंने, JD चक्रवर्ती की। भोजपुरी फिल्में की 4, मराठी फिल्म की 2, निशानी दावा अंगठा मास्टरपीस एक तो फिल्म बनी है, उसमें काम करने का मौका मिला मुझे। उसके अलावा प्रमोद जोशी की एक फिल्म जो मराठी और हिंदी दोनों में बनी थी। मराठी बुलवाया उन्होंने, अच्छी तरह से फ्लुएंट नहीं हुआ है मराठी में, फिर भी बुलवाया उसने और करवा दिया काम। अच्छा रोल था। बंगाली फिल्में भी की आपने? बंगाली फिल्म की मैंने, राजा सिंह की चक्रव्यूह मास्टरपीस चीज़ है। लेकिन और भी बंगला फिल्म करना चाहता हूँ। अभी कलकत्ता गया था मैं, तो वहाँ पुरानी यादें थी, सब घूमता घामता उन सब डायरेक्टरों से मिला और फिर मैं उनको कहा कि मैं बंगला फिल्म और करना, आज के डायरेक्टरों के साथ करना चाहता हूँ। इस बीच में एक और बंगला फिल्म करने गया था मैं। नाम, एक सीरियल किया बंगला में, हाथ बढ़ा ली बंधु, नया चैनल शुरू हुआ था। उन लोगों ने पूरा 100 होर्डिंग लगाए थे पूरे बंगाल में मेरे। तो वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया, सीधी बात है। ये सब किया कराया गुरु की कृपा, उनके आशीर्वाद से बम्बई से
आया कलकत्ते से, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज काम चल रहा है। हर हालत में कोरोना के समय में भी हमारा घर निकल गया, गृहस्थी चलती रही, कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की देन। और वैसे ही मुझे गुरु मिले MS सच्चू थिएटर में, RM सिंह, रमेश तलवार, और फिर उसी तरह से वामन केंद्रे के साथ काम भी किया, कमलाकर सोनटके के साथ काम किया, अनगिनत डायरेक्टरों के साथ काम किया, राजकुमार संतोषी के साथ 7 फिल्में की, कुंदन शाह के साथ। जब से ये जो जिंदगी से शुरू हुआ तो हर प्रोजेक्ट में उनके साथ रहा। सिर्फ जाने भी दो यारों में इस समय मैं नहीं था, बाकी वैसा डायरेक्टर जिसने मुझे बनाया, हम कह सकते हैं, हम उनका ऋणी हूँ। उनकी वजह से मैं कलरफुल, मेरा कैरेक्टराइजेशन ऑडियंस के सामने या पब्लिक इंडस्ट्री के सामने आया। और राजकुमार संतोषी ने तरह तरह के कैरेक्टर दे करके मुझे यूटिलाइज किया, मुझे कमर्शियल बनाया उन लोगों ने। नहीं तो मुझे वो भी तमीज़ नहीं थी कि कैसे कमर्शियल बना जाता है, एक्टर कैसे कमर्शियल हो सकता है, वो मुझे मालूम नहीं था। इन लोगों ने बनाया। इंद्र कुमार ने कुछ काम कराए, शिमित अमीन का चक दे इंडिया, एक अनजान डायरेक्टर आकर के मुझसे काम कराया। और सबसे ऊपर बताया गुरु, और गुरु के बाद में RK लक्ष्मण जैसा एक इतना बड़ा टैलेंट, जीनियस आदमी ने मुझे चुना और मुझे वागले की दुनिया का एक कॉइन दे दिया कि लो खेलो, और आज तक खेल रहा हूँ मैं। आपको बचपन से एक्टर ही होना था? बचपन में एक्टिंग नहीं, बचपन में मैं बहुत बुद्धू था और चुप रहता था, बोलता कम था। ये सब चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। और बहुत कड़क थे पिताजी मेरे। एटमॉस्फेयर जो था, बहुत डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर था। उसमें नाटक, थिएटर, सिनेमा की कोई बात ही नहीं थी। पिताजी सिनेमा दिखाने ले जाते थे, और उसमें बलराज जी के फिल्में हम लोग देख लेते थे, फैमिली फिल्म दिखाते थे। अदरवाइज जेमिनी की, AVM की फिल्म आती थी उस समय, तो पारिवारिक फिल्में देख सकते थे हम लोग। और किस वक्त कहाँ से इंस्टिंक्ट आया ये मुझे पता नहीं चला, पर बलराज साहनी से वहाँ मुलाकात हुई थी कलकत्ते में, उनकी शूटिंग देखने में। मोतीलाल जी को देखा था, उसका शायद मेरे दिमाग पर असर पड़ा, थिएटर करने की इच्छा हुई और थिएटर की तरफ चला गया। तो पहला अभिनय, मतलब पहला चांस कैसे मिला आपको? कैसे प्रशिक्षण लिया? प्रशिक्षण नहीं, हम ऑल इंडिया रेडियो चले गए थे कि ऑडिशन दे करके ऑल इंडिया रेडियो में प्ले करना चाहता हूँ। वहाँ इम्तहान दिया, उन लोगों ने सेलेक्ट किया और एक प्ले हमको दिया करने के लिए। पर मैं लकी था इस मामले में, मैंने कहा ना, गुरु की कृपा रही है। मैं पहले ही जो प्ले मिला मुझे, उसमें तृप्ति मित्रा, मशहूर एक्टर शंभू मित्रा जी की वाइफ थी, वो भी एक्ट्रेस थी, वो मेरी माँ का रोल कर रही थी। और कृष्ण कुमार अदाकार ग्रुप के डायरेक्टर, वो मेरे बाप का रोल कर रहे थे। और उस संलग्न में उसका मतलब उसकी काफ़ी तारीफ हुई, और फिर थिएटर वर्ल्ड ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म कैसे मिली आपको? फिल्मों में आना? कलकत्ते में पहली फिल्म की थी मैंने, चमेली मेम साहब, गोलमाल से पहले, हाँ। जो कलकत्ते में की थी। और वहाँ थिएटर जो करता था, वहाँ संगीत कला मंदिर का ग्रुप था, थिएटर से वहाँ एक्टर लेकर के गए थे। अजीत लहरी एक डायरेक्टर हुआ करते थे। हिंदी में चमेली मेम साहब बनी थी, जिसमें टॉम अल्टर, मिठुन चक्रवर्ती और आबा धुलिया थी। आबा धुलिया जो अभी आबा रंजन है, राकेश रंजन साउंड रिकॉर्डिस्ट के हाँ। की पत्नी, एक्ट्रेस हैं वो। तो उनके साथ पहला काम करने का मौका मिला। और फिर कल जब बम्बई आया तो ऋषिदा इज द ओनली प्लेस जहाँ मुझे खाने पीने को कोई पूछता था, और कोई किसी को जानता नहीं था बम्बई में सिवाय ऋषिकेश मुखर्जी के। और पूछते थे वो खाना खाया क्या, नौकरी आई क्या? नौकरी भी नहीं आई थी मेरी, मैं विदाउट पे था। और साथ में 10 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ बम्बई आया था। 31 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में नहीं आया था, 31 ईयर्स, 32 चल रहा था तब मैं यहाँ आया था। और 78 में जब मैं आया तो इप्टा का ढूंढ करके इप्टा का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिला। और ये यहाँ पर ऋषिदा के यहाँ एक दिन ऐसा आया कि उनका लड़का मेरे घर आया, जहाँ मैं पेइंग गेस्ट रहता था। बरसात हो रही थी, यही बरसात का दिन था। उन्होंने कहा कि डैडी ने बुलाया है SL स्टूडियो में,
और वो गोलमाल का वो सीन करवाया उन्होंने। आप जब अभी मतलब आपने ड्रामा शुरू किया, बाद में फिल्मों में आए, तो आपके घर वालों की क्या रिएक्शन रही? क्योंकि आपके वहाँ से घर वाले बहुत खुश नहीं थे, सिवाय मेरी माँ थोड़ी बहुत सपोर्ट करती थी, अदरवाइज पिताजी तो बिल्कुल ही नाराज थे। जब तक कि पेपर में एक फेमस क्रिटिक थे धरनी घोष, स्टेट्समैन अखबार निकलता था कलकत्ते से, बहुत रिस्पेक्टेबल भारी अखबार माना जाता था। स्टेट्समैन में धरनी घोष ने, ड्रामा क्रिटिक जो थे, उन्होंने कहीं कुछ तारीफ कर दी थी, और दैट वाज माय एक तरह से पासपोर्ट की तरह शुरू हो गया। और बम्बई आने का पासपोर्ट तो माता जी ने पूछा गुरुजी से कि बाबा बम्बई जाना चाहता है, तो हाँ कर दिया उन्होंने। तो एक्चुअली नेचर को चाहिए था, नेचर चाहता था कि मैं बम्बई आऊँ और काम करूँ और महाराष्ट्र में बस जाऊँ, और वही हो गया। अभी कलकत्ता छूट गया, मैं महाराष्ट्र का हूँ। तो ये बंगाली बाबू से आप मुंबईकर बन गए। बस मुंबई का हो गया। पर ये दुख की बात है कि मैं अभी तक फ्लुएंट मराठी नहीं जानता हूँ। मराठी फिल्मों में काम भी कर लिया और मराठी बोलना नहीं आता ठीक से। आ जाएगा, थोड़े दिनों में बात करते रहेंगे तो हो जाएगा, वो भी लैंग्वेज सीख जाएंगे आप। सर मतलब आपने जब करियर की शुरुआत की थी तो आपने कहा कि 3 जनरेशन के साथ में आपने काम किए। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया है, माधुरी जी अमिताभ के बच्चन, साथ, विनोद अमिताभ खन्ना, बच्चन। विनोद मेहरा, उसके बाद ये शाहरुख का जब जमाना आया, शाहरुख, सलमान, आमिर खान, अजय देवगन, फिर बाद में ये अक्षय कुमार आ गए, और फिर आयुष्मान खुराना आ गया, और अब विकी तो मतलब कौशल। काफ़ी सारे मतलब नामचीन और एक्टिंग में बहुत लोहा मनवाने वाले एक्टरों के साथ में काम किया। तो इन सब अमरीश का जी के साथ भी काफ़ी काम हुआ, कादर खान साहब के साथ काम हुआ, और यूनुस भाई और मैकमोहन और ये सत्यन कपूर जी तो अपने इप्टा के थिएटर ग्रुप में ही थे। फारूक भाई के साथ कोई काम करने का मौका नहीं मिला। 2 हमारे इप्टा में मुलाकात होती थी साथ में, हमसे एक थोड़ा सीनियर माने जाते हैं क्योंकि हमसे पहले इप्टा में आ चुके थे वो। यहाँ पर शबाना जी के साथ भी कोई काम नहीं किया हमने। बहुत ऐसे, रोहिणी के साथ काम किया मैंने, रीमा लागू के साथ काम किया, थिएटर किया रीमा के साथ, रिश्तों का लाइव टेलीकास्ट काफ़ी दिन चला। ये तो भारती तो है ही है। और कौन है, मुझे क्या है, मेमोरी बहुत अच्छी नहीं, बहुत याद नहीं आता है जब देखते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा थप्पड़ मारा जिसने, उसका नाम सनी क्या देओल है? नहीं, हाँ? सनी देओल, हाँ? सनी देओल। सनी देओल नहीं, द हीरोइन जो सीन कर रहा था मैंने, वो करिश्मा खड़ी थी पीछे, हाँ। और मैं सामने था और मेरी वाइफ बनी थी। मैंने उसको थप्पड़ मारा तो मेरा सजेशन था कि वो भी स्मिता मुझे, जयकर। हाँ? स्मिता जयकर। स्मिता जयकर, ओके। स्मिता पाटिल जी की फिल्म में काम किया, तो जिसमें राज बब्बर जी के साथ था सीन। मेहता जर्नलिस्ट जिसका खून हो जाता है, रवि टंडन की फिल्म थी। आज की ताज़ा खबर। ना, आज की ताज़ा खबर नहीं है, वो कुछ और नाम है उसका, ओके, जिसमें वो जर्नलिस्ट थे। जिसमें मैं मेहता जर्नलिस्ट था, मेरा खून होता, उसी पर पूरी फिल्म चलती है। हाँ, दिल्ली समथिंग, हाँ? दिल्ली ऐसे कुछ नाम है उसका फिल्म का। ना, बहुत पुरानी फिल्म है वो। अच्छा। मैं भी याद करके बताऊंगा आपको। ओके ओके। तो तो रवि टंडन जी बैंक में आए थे, मैं बैंक में काउंटर पे था। वो, अच्छा, मैं सबका बैंक में सबका ये इंडस्ट्री का 90% अकाउंट उठा के रख दिया था यहाँ। अच्छा। तो रवि टंडन जी ने कहा कि भाई काम करना है, रात का काम है, नाइट बलाड पियर में। 2 दिन से भागता ही रहा, भागने का खाली सीन था, अच्छा। जिसमें मेरा मर्डर होता है। ओके। तो आपने मतलब सभी जो नामचीन कलाकार हैं सभी के साथ में ऋषि काम। कपूर भूल रहा हूँ, हाँ। ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, तो कैसा रहा ये सीनियर लोगों के साथ में काम करने का अनुभव? और एक बार वंश में एक सीरियल बना था आरके का, जिसमें राजेंद्र कुमार जी थे, और कपूर फैमिली की प्रोडक्शन थी वो। अच्छा। वो भूल गया था मैं बोलना। बहुत सारा इतना काम किया कि मैं भूल गया हूँ। उसने लिखा हुआ नहीं, वंश लिखा है शायद। तो करीबन 300 से आसपास फिल्में सीरियल्स आपने की होंगी। 300 मैं नहीं कहूँगा, पर 200 तक जा सकता है, क्योंकि 180 के बाद मैंने गिना उना नहीं। हाँ। और अभी भी 2-4 फिल्में जो ऐड हुई है वो लिस्ट में नाम नहीं है अभी।
तो आपने बच्चन साहब के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ और आमिर के साथ, माधुरी जी के साथ, तो कैसा? माधुरी, हाँ, तो क्या एक्ट्रेस, हाँ, कैसा पुकार। कैसा रहा काम करने का अनुभव? बहुत, अरे भाई सब एक्टर वेल नोन, वेल मजे हुए, सब कलाकार हैं, उनके साथ मुझे एडजस्ट करना था, मैंने किया। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं काम कर पाया। चाहे बच्चन साहब के साथ हो, बच्चन साहब के 4 फिल्में की, खुदा गवाह भी था, बेमिसाल भी था, ये शहंशाह तो था ही, मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद एक हाल में बाद में किया 3 पत्ती। इस तरह से कई काम किए मैंने। ओके। और अभी आप जूनियर से जूनियर आयुष्मान खुराना के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका करियर स्पैन है, जो सीनियर और जूनियर में आप एज एन एक्टर क्या फ़र्क देखिए, पाते उस हैं? जमाने में वो सीनियर ही थे, आज आयुष्मान खुराना सीनियर है। हाँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट हमेशा सीनियर नहीं माना जाता है यहाँ हाँ, हमारी इंडस्ट्री में। हाँ ये जी, तो चाइना गेट में राज संतोषी जी ने प्रूव करने की कोशिश की कि एक्टर जो है हमारे बड़े हैं, हॉलीवुड अगर इसको बनाना है तो इन कैरेक्टर आर्टिस्ट को आप सही प्रश्रय, सही स्थान दीजिए। और ज़माना ऐसे ही बदल गया, ऑडियंस बदल गई है, उन्हें सब्जेक्ट चाहिए, एक्टिंग चाहिए, कैरेक्टराइजेशन चाहिए। तो नए एक्टर जो है, आयुष्मान कहिए, चाहे विकी कहिए, चाहे रणवीर कपूर कहिए, ये सब लोग कैरेक्टर करना जानते हैं। तो इनके हीरो के साथ मिक्स रहता है उनका कैरेक्टराइजेशन, जो कि पहले सिर्फ गाना गाना रहता था, इश्क बाजी दिखाना था, और कैरेक्टर के लिए अलग आर्टिस्ट लेते थे। अभी सब एक साथ ही कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन के साथ भी काम किया मैंने, उसकी पहली फिल्म। हाँ, आपने मतलब ज़माना पूरा बदलते हुए देखा है। पहले मतलब एक लव सीन देते थे या कोई एक शालीनता होती थी, अभी वो शालीनता नहीं है। तो आप एज एन एक्टर क्या देख के कैसे देखते हैं इस चीज़ को? समाज जैसे बदलता है वैसे सिनेमा बदलता है। समाज का छाप, साहित्य समाज का दर्पण है, पुरानी कहावत है, वो हमेशा चरितार्थ होती है। समाज में ऐसा नहीं, बदलाव लाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं लोग, फिर से वापस मेलोडियस म्यूजिक की तरफ जाते हैं। रहमान कोशिश कर रहे हैं कितना क्लासिकल म्यूजिक दे सके, पर जो कर्णप्रिय होता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है, शैलेंद्र की गीत और शंकर जयकिशन की म्यूजिक हो, या नौशाद साहब की म्यूजिक हो, गुलाम मोहम्मद की म्यूजिक हो, तो उसमें एक ऐसा दर्द छुपा रहता है, मिठास में भी दर्द रहता है। जो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि इंसान उन चीज़ों को अपने आप समेट लेता है अपने दिल में, अपने मन में। उसको बताने की, बार बार टीवी में देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप चलाता है, एक बार सुना धुन तो धुन याद रहेगा। एस डी बर्मन के धुन याद रहेंगे आपको, ऐसे भी गाते रहेगा आदमी, या हेमंत कुमार के, या सलील चौधरी के। जब आप का शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं घर पे? घर में बहुत गृहस्थी का बहुत काम है, पेपर वर्क बहुत होते हैं घर में, कुछ न कुछ ज़रूरत होती है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, प्लम्बर को यार फ़ोन कर दो, या उसको बुला लो, या ये लाइन में ये बत्ती ख़राब हो गई है, या मैडम को या मैं दोनों एक्यूपंक्चर करने के लिए जाना चाहिए। चले, आज अगर एक्यूपंक्चर का डेट नहीं है तो आज योगा का डेट है, योगा किया आज हमने, आपके आने से पहले। योगा वो आपके डर से हमने उसको 2 बजे का रखा था, फिर हमने कहा कि नहीं ऐसा करो, 5 बजे तक का टाइम है तो आप 4 बजे तक आओ, तो उसने कहा नहीं 3:30 बजे आते हैं। तो योगा किया बैठ के हम दोनों ने। अपने शरीर को फिट तो रखने की कोशिश करता हूँ, कितना रहेगा नहीं रहेगा उससे लेना देना नहीं है। ओके। आप अभी मतलब फ़िलहाल अभी जो आप आने अभी वाले सामने टारगेट है बेटी की शादी, हाँ, छोटी बेटी की। उसके लिए मैच निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शी इज़ फुल्ली प्रोफेशनल, और वो बम्बई छोड़ के जाना नहीं चाहती है, बड़ा मुश्किल है। लड़के मिलते हैं नोएडा वेडा साइड के, तो पर मैं हॉरोस्कोप पे विश्वास करता हूँ, हॉरोस्कोप मिला के ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हॉरोस्कोप मिला हुआ रहे तब भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, और ये समझ लें कि हाँ एक दूसरे के साथ निभ जाएगा, तो ही शादी हो सकती है ना। ज़बरदस्ती तो शादी नहीं कर सकते हम, नहीं, करना नहीं चाहिए। ओके, तो पर इसमें बच्चों का भी सहयोग चाहिए, अकेले हम क्या कर सकते हैं, जब तक वो नहीं सिग्नल दे तब तक मुझे तकलीफ होगी। ये एक चिंता है, इसका ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है ज़रूर, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और एक उसका परिवार सेट हो जाए, अभी लंदन में है, यहाँ से अभी तक तो वो पढ़ता ही रहा और अभी अभी नौकरी कर रहा है, तो उसका परिवार सेट हो जाए। बड़ी बेटी सेट है,
मेरी एक पोती भी है। अभी प्यार तो होना था कि उस एक्टिंग करके बताया, आपको दिखाऊंगा बाद में, मोबाइल पे है और बहुत बढ़िया टैलेंट निकल के आ रहा है वो। मेरी बड़ी बेटी भी एक्टिंग करती थी ना थिएटर में, इप्टा में ही। अच्छा। ये पीएल देशपांडे का जो प्ले है, हाँ। उसमें गीता जो आश्रम में रहती है लड़की, हाँ। उसका रोल, गीता का रोल जो है, गीता सिद्धार्थ ने किया था एक ज़माने में, हाँ। अरुंधति राव ने किया था, हाँ। फिर बाद में सुलभा आर्या ने किया, फिर मेरी बेटी ने भी किया, फिर हमारी छोटी बेटी कर रही है अभी। तो ये तो 50 साल से ऊपर का प्ले है हमारा। जो पीएल साहब जिंदा थे, व्हील चेयर पर थे, तो पीएल देशपांडे का एक वो हुआ था फेस्टिवल पूना में। हाँ। तो उन्होंने हमारे हिंदी प्ले को बुलाया, कहा कि ये सबसे पुराना रनिंग प्ले है हमारा जो अभी तक चल रहा है। तुझे पाचा तो मराठी में है, लेकिन हिंदी का शतरंज के मोरे सबसे ज़्यादा चला है। और रमेश तलवार इसके डायरेक्टर हैं, मैं सत्युज के सेट डिज़ाइनर हैं। कैसे रातों रात ये प्ले तैयार हुआ था, उसकी कहानी सुनता हूँ। इप्टा की कहानी अलग है, बहुत लंबी कहानी है। हिंदुस्तान की किसी भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक से एक लोग यहाँ नाम लेना लगे तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी पूरी, विमोल राय से लेके सब कोई। तो उसमें पीएल के उस प्ले में इतनी खासियत है कि जितनी बार करिए उतना वो नया लगता है। कैरेक्टर जो है नया, हम आचार्य जी का रोल करता हूँ मैं, और एवरी टाइम वो फील जो आता है जैसे लगता है मैं नया पहली बार एंजॉय कर रहा हूँ इस प्ले को। ये पीएल के लेखनी का कमाल है। और गीता के रोल को जो लिखा है उन्होंने, आश्रम में रहने वाली दबी सी लड़की, बहुत आज भी वो करंट कॉन्टेम्पोररी प्ले है शतरंज के मोरे। तो उन्होंने मंगाया था, वो प्ले किया हम लोगों ने उनके सामने, बोल नहीं सकते थे उस समय। उन्होंने साइलेंटली अपनी वाइफ को इशारा किया, उन्होंने मुझे एक पीएल देशपांडे वाला फुल बुक, इतनी मोटी किताब है, वो मुझे दिया उन्होंने, पीएल के बारे में है। अच्छा, मतलब आपका जो टीवी शो है वागले की दुनिया काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो क्या लगता है, क्या मतलब काफ़ी उसका? सालों से नहीं, हाँ। पहले सिर्फ 6 और 13 एपिसोड बने थे। हाँ। उसके बाद स्टार प्लस में 11 साल के बाद बना था, जिसमें आर के लक्ष्मण थे। आर के लक्ष्मण के बिना ही नहीं बन सकता था, इसलिए हम लोगों ने हथियार डाल दिया था। ये मेरे बेटे जो लंदन में है, उसने माथापच्ची की, क्योंकि हॉट स्टार से ये डिमांड आया कि पुराना वागले चलाया जाए। तो उसके लिए हम लोग उसकी राइट्स देखने लगे। पता चला दुर्गा खोटे की फैमिली में कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं। उनकी 2 बेटियां हैं जो प्रोड्यूसर जो थे, तो वो एक लंदन में है, एक पेरिस में है। तो उन लोगों से राय बात की तो एक तो बच्ची तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, बोला आप नॉट इंटरेस्टेड। एक ने कहा कि अगर होता है तो करिए, पर वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर दिस। तो पेपर में फिर ये दिया, डिक्लेयर किया कि इफ़ एनीबडी इज देयर टू क्लेम, तो ऐसा कोई मिला नहीं। 2 महीने के बाद इसको उषा लक्ष्मण के नाम से राइट्स दे दिया। मेरे बेटे ने सब वर्कआउट किया और वकील को बुला के उन्होंने राइट्स ले लिया। अब जेडी मजीठिया उषा लक्ष्मण के साथ पहले काम किया हुआ था, उसने कब ले लिया, जब हम चंडीगढ़ करे आशिकी की शूटिंग कर रहे हैं, उस बीच में उसने राइट्स ले करके इसको फिर से चलाना शुरू किया। अच्छा, ये अच्छी बात है कि सब टीवी ने तैयारी की और इन लोगों ने हिम्मत की, लेकिन कोई वागले की दुनिया छूना नहीं चाहता। पर इन लोगों ने एक टैक्ट ये किया कि वागले का बुढ़ापा ना करके उसको दूसरे ढंग से सबड्यूट कर दिया। और इसके बच्चे जो हैं, जो छोटा राजू था और मनोज, उनको अब धीरे धीरे मनोज को बुला रहे हैं, ला चुके हैं। तो राजू की फैमिली बोरीवली में रहती है, वो अपने माँ बाप को अब कैसे हमको इंटर करेंगे। तो इस तरह से दादर से हमको उठा के अपने माँ बाप के पास, अपने बेटे ने अपने माँ बाप को बोरीवली में लाके एक फ्लैट लेके रख दिया। तो इस तरह से हम लोग इंक्लूड हो गए उसमें। लेकिन एक्चुअली ये अब कहानी चल रही है राजेश वागले की। अच्छा। वागले की दुनिया, वागले की फैमिली, ये दिखा रहे हैं उसको कि एलोबोरेट कर रहे हैं। पर इसका मतलब क्या सक्सेस मंत्रा रहा कि लोग पसंद कर रहे हैं, पहले जो ओल्ड जनरेशन थी वो भी और अभी नई जनरेशन भी? रहस्य क्या है? सब नया होते हुए भी आज के सब्जेक्ट बहुत कॉन्टेम्पोररी सब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, बिकॉज इसकी खास बात यह है कि
महीन महीन प्रॉब्लम्स को निकाला जाए। हम्म, छोटी से छोटी चीज़ों को जो पहले वागले करता था, ये छोटी से छोटी बातों को लेकर के हम लोग उसको हाईलाइट करते थे, जो आपकी ज़िंदगी में घटती है, कहीं आप बता नहीं सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए वो चक्कर काट रहा है, उसी तरह से यहाँ मेडिक्लेम के बारे में हम्म, था, तो किस तरह से वागले उसको डील करता है हमारा बेटा, और किस तरह से हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कहाँ जहाँ ज़रूरत होती है सीन रखते हैं। देखिए सीधी बात तो ये है कि प्रोड्यूसर कोई भी चाहेगा, हम भी प्रोड्यूसर होंगे तो हम चाहेंगे कि वागले अगर हम कर रहे हैं तो वागले का ब्रांड जो है अंजन एंड भारती, दे शुड बी देयर, अदरवाइज रिस्की बिजनेस हो जाता था, इसलिए उन्होंने रखा। और क्योंकि आतिश कपाड़िया एक अच्छा राइटर है, उसने हमको कन्विंस किया, हम थोड़ा एडमेंट थे उस समय कि भाई ये वागले उस तरह से कुंदन शाह ने जैसे बनाया, और क्या नाम है आर के लक्ष्मण जैसा उनके कंट्रोल में बनता था ना, ये वो छोड़ते नहीं थे, एक भी एपिसोड दिखाओ पहले, ओके करेंगे तब वो आगे जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि कैसे हम अपना कैरेक्टर नहीं बदलेंगे, जो मैं जिस तरह से करता था उसी तरह का कैरेक्टर तो नहीं चेंज होगा, बुढ़ा हो जाएगा तो आदमी उसका नेचर और वो सब तो वैसे ही रहेगा। राधिका बोलती मॉडर्न हो गई, हम्म, लेकिन मैं उसको अपने कैरेक्टर को नहीं चेंज करने दिया, यहाँ तक कि उस समय का चश्मा भी यूज़ करता हूँ, सेम चश्मा है, हमने प्रिजर्व करके रखा था, वो टूट गया है, उसको थोड़ा सा ये लगा करके उसको काम चला रहा हूँ। पर वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ अभी बरकरार हैं, आज के वैल्यूज़ को लेकर के ये वागले बन रही है, और डेफिनेटली सबसे अच्छा तो है ही है। वागले सेल्फ इज ए जो जो क्रिएट किया था कॉमन मैन की जिंदगी, तो आज के जो कॉमन मैन की जिंदगी सोसाइटीज में अलग अलग जगह पे है, उन चीज़ों को एलाबोरेट कर रहा हूँ। हालांकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं होते थे, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वागले एंड मिसेस वागले एंड देयर चिल्ड्रन, हाउ दे आर डीलिंग विद द सोसाइटी, विद द वर्ल्ड एंड विद देयर ओन नेचुरल प्रॉब्लम, उसको कैसे डील करते थे, ये सब भी है उसमें। इसमें भी पोता पोता पोती भी हैं, तो थर्ड जनरेशन भी दिखा रहा है इसमें। तो नेचुरली परिवार बढ़ता है तो जो आज की चीज़ें होती है वो दिखा रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में नथिंग रॉन्ग, कोई आदमी बना रहा है तो उसको बेशक। अच्छा प्रयास है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी बनाने की, तो हमने बिगनिंग में यही कहा था कि ये हिम्मत है जेडी मजीठिया आतिश कपाड़िया की और सोनी टीवी की, जिसने इसको एक्सेप्ट किया, नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं होता था। हॉट स्टार ने मांगा था पुराना वाला चलाए, नया बनाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हम्म, तो ये हिम्मत, वागले की दुनिया का नाम जो टाइटल है, दैट इज द मेन थिंग। राइट, आप कह रहे कैसे, तो ये वागले की दुनिया का नाम ही ऐसा है कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके माता पिता को मालूम है वागले, अच्छा किधर चल रहा है, अभी अभी तक बहुत सारे लोगों को पता है, अच्छा वागले चलता है क्या, हाँ, ऐसा भी पूछते हैं। अजीब बात है, जबकि सोनी इतना पब्लिसिटी करता है फिर भी बहुतों को नहीं मालूम, वो वही पुराना वागले ढूंढते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि ये वागले जहाँ चलने लगा तो लोग पुराना वागले देखना शुरू कर दिए फिर से, ओ, क्योंकि जो अवेलेबल है इसमें मीडिया चैनल में, हाँ, वो सब घुमा घुमा के देख रहे हैं लोग। सर अभी आने वाली कलाकृतियाँ कौन सी है आपकी, आने वाली फिल्में? फिल्म बस यही है, मेघना गुलजार की फिल्म है, और हाँ चिड़ियाखाना, वो तो रिलीज हो गई हाँ जी, 2 तारीख को चिड़ियाखाना रिलीज हो गई, हाँ। मेघना गुलजार दिसंबर तक रिलीज हो जाएगी मेरे ख्याल में। कैसा रहा, मतलब आपका किरदार उसमें क्या है और कैसा रहा मेघना के साथ में? किरदार क्या है वो तो बताना मना है उनकी तरफ से, हाँ जी, वो जब तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया है। ओके, लेकिन ये जनरल मानिक शाह की लाइफ पर है, हम्म, उनकी पूरी हिस्ट्री है, उसमें नेचुरली डिफरेंट वॉर फेस्ड, किस तरह से फेस किया उन्होंने, चाइनीज़ वार हो चाहे पाकिस्तानी वार हो, तरह तरह के कई वार अंग्रेज़ों के ज़माने से वो काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कहानी बनी है। जनरल मानिक शाह का कैरेक्टराइजेशन विकी कौशल ने, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जितना मेरे साथ जो सीन्स हुए उससे आइडिया हुआ, और मैं भी उस समय के उस ज़माने के चाइनीज़ एग्रेशन और
पाकिस्तान वार के टाइम के जो है, उसमें क्या होता है वार में, मिलिट्री में एक मिलिट्री साइड होगा, एक पॉलिटिकल साइड होगा, और एक जनता होगी, और एक कुछ सिपाही होंगे, यही है, इनमें से एक हूँ मैं। मेघना के साथ में काम करने का अनुभव? मेघना इज ए मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर, बाय गॉड। इतना बड़ा हुजूम, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, मिसेस गांधी के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, तो उसमें मिनिस्टर्स भरे पड़े हैं। ईच एंड एवरी कैरेक्टर पर नज़र रखना खाली कैमरा से, और उसको एग्जीक्यूट करना, मैंने देखा है, उदयपुर के शूट देखे हैं, और यहाँ के भी, बम्बई के, बहुत टैलेंटेड है। हमने गुलजार साहब को देखा है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एक सीरियल किया था प्रेमचंद की कहानियों पर, होरी, तो मेघना को कल ही जानता था कि उनकी बेटी है, पर सम्मान दिया उन लोगों ने, ये सबसे अच्छी बात है। सम्मान के साथ काम कराया, मेरी एज को ध्यान में रखा, सीनियरिटी का ध्यान रखा, और अच्छा लगा काम करके। उनके प्रोड्यूसर्स भी अच्छे थे, और नाइस एक्सपीरियंस। ओके। और विक्की कौशल कैसा रहा एज ए मानिक शाह? विक्की कौशल एज एन एक्टर मानिक शाह की भूमिका में कैसा रहा? वही है, जैसे अपना रणबीर कपूर है, उठ के खड़ा हो जाता है, सलमान जैसे उठ के खड़ा हो जाता है, या पाँव छूना, ये सब चीज़ें विकी के अंदर भी है। अच्छा, पता ना, पढ़े लिखे कल्चर्ड लोग आए हैं अब इंडस्ट्री में, बनाने वाले चाहिए, अच्छी कहानियाँ चाहिए, फिर से मेलोडियस म्यूजिक चाहिए, डेफिनेटली दे विल वर्क आउट, दे विल मेक दिस इंडस्ट्री को फिर से गोल्डन बना सकते हैं लोग। आपका ड्रामा में 50 साल हुआ और फिल्म इंडस्ट्री में 54 साल, और फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से ऊपर हुआ आपको, तो कोई न्यू कमर होगा, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि सलाह देना गुनाह है आजकल, सलाह देना लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। पर अगर कोई एकदम नया है, उसको ये जान लेना चाहिए कि थिएटर कभी नुकसान नहीं करता है। थिएटर करना, अच्छी जगह पर थिएटर करना, और साहित्य को पढ़ना, लिटरेचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दैट विल हेल्प ए लॉट। समय को और साहित्य के बारे में, उन्हीं में से घूम घाम करके आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे, उनका कोई हिस्सा, कोई किरदार आपको करना पड़ेगा। तो आप जितना पढ़े लिखे रहेंगे, जितना नॉलेज रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा, और थिएटर का एक्सपीरियंस आपको अभिनय करने में आसानी देगा। वही आपका बेस है जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा है इंडस्ट्री का कोई भी काम। बाकी जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट से कर रहे हैं, कॉपी ना करें एक दूसरे का, कॉपी करके कभी फ़ायदा नहीं होता है। कॉपी एक इंटरटेनमेंट की चीज़ है खाली, बस। सब कोई जॉनी लीवर नहीं हो सकते हैं। जॉनी लीवर जैसा टैलेंट वो कैरिकेचर करते हैं, लेकिन अपने अलग ढंग से, अलग अंदाज में। और अंदाज ये है कि रोज़ के, जैसे मैं बकरी करता था, डेली न्यूज़पेपर देखता था, डेली न्यूज़पेपर की चीज़ें उठा के वो रखेंगे, एक ही आइटम दूसरे दिन नहीं रखते हैं। दैट इज जॉनी लीवर। सर, थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीनग्राफिया से बात की। आपकी पूरी लाइफ जो हमने बात की, मेरे ख्याल से कोई भी अगर देखे इसे, आपका इंटरव्यू कोई सुने, तो उसके लिए बाइबल के से कम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा, बाइबल बताने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये कहूँगा कि फैमिली लाइफ है, तो उसको फैमिली लाइफ के साथ हम ये काम कर सकते हैं। जो मेरा चैलेंज था कि विथ फैमिली यू कैन कैरी ऑन दिस लाइन। जैसे दूसरे लाइन है उसमें परफेक्शन की ज़रूरत है, वैसे इसमें भी परफेक्शन की ज़रूरत है। आप जिनके सहारे आप काम करते हैं, उनको मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है। उस थिएटर को मत भूलिए, उस परिवार को मत भूलिए जिसकी वजह से आप खड़े हैं, और उस ईश्वर को ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।